नमस्कार। विद्या संसार में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्रोत पर बात करेंगे वो है भारत की पंचवर्षीय आर्थिक योजनाओं का विकास। ये स्रोत 1951 से लेकर आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत तक भारत की आर्थिक योजनाओं, उनके लक्ष्यों, सफलताओं और विफलताओं का एक विस्तृत और सादा विवरण है। चलिए अब आगे चलते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। कैसी कल्पना? मान लीजिए किसी को एक बहुत बड़ी टूटी फूटी हवेली विरासत में मिलती है। हवेली के बैंक खाते में एक पैसा नहीं है, छत चू रही है, अंदर रहने वाले लाखों लोग भूखे हैं। हालात तो बहुत ही खराब लग रहे हैं। बिल्कुल। और उस व्यक्ति के हाथ में एक कागज थमाकर कहा जाता है, इसे अगले 5 साल में ठीक करो। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो एक नवजात राष्ट्र के रूप में हमारे सामने चुनौती कुछ ऐसी थी। ये तुलना एकदम सटीक है। उस समय के हालात सच में इतने गंभीर थे कि उन्हें बस बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। सही बात है। आज के इस विस्तृत अध्ययन का मकसद केवल इतिहास की कुछ तारीखें या प्रतिशत रटना नहीं है। असल में ये उन आइडियाज या विचारों की कहानी है जिन्होंने तय किया कि भारत अपने सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करेगा। हम देखेंगे कि कैसे योजना आयोग के जरिए एक पूरी अर्थव्यवस्था को ऊपर से नीचे तक दिशा देने की कोशिश की गई और कैसे हर एक योजना ने पिछली योजना की किसी बड़ी नाकामी या किसी बड़े बाहरी झटके से सबक सीखा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हवेली टूटी हुई है और लोग भूखे हैं तो सबसे पहले खाने का इंतजाम करना होगा। बिल्कुल, पेट भरना सबसे पहली प्राथमिकता है। और शायद इसीलिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चली, उसका पूरा फोकस कृषि के विकास पर था। ये बहुत तर्कसंगत लगता है। हाँ, क्योंकि उस समय देश द्वितीय विश्व युद्ध के असर और विभाजन के कारण हुए संसाधनों के भारी नुकसान से जूझ रहा था। मतलब विभाजन में हमारी बहुत सारी उपजाऊ जमीन देश से बाहर चली गई थी, है ना? जी बिल्कुल। और इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए जो निवेश किया गया उसका पैमाना समझना बहुत जरूरी है। उस समय के हिसाब से 2069 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जिससे बाद में बढ़ाकर 2378 करोड़ रुपए किया गया। उस जमाने में ये कोई छोटी रकम तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 27.2% सिंचाई और ऊर्जा को दिया गया और 24% परिवहन और संचार को। इसका सीधा सा कारण यह था कि बिना पानी और बिजली के खेती नहीं हो सकती। सही कहा। और बिना सड़कों के अनाज बाजार तक नहीं पहुंच सकता। और इसी रणनीति का नतीजा था कि भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसे विशाल और ऐतिहासिक बांधों का निर्माण हुआ। मैंने पढ़ा है कि इन बांधों को उस समय आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया था। हाँ, वो एक बहुत ही गर्व का समय था। इस योजना का लक्ष्य 2.1% विकास दर का था, लेकिन जो हासिल हुआ वो 3.6% था। अरे वाह, मतलब लक्ष्य से कहीं ज्यादा। बिल्कुल। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के साथ मिलकर शिशु मृत्यु दर कम करने के भी प्रयास हुए, जिससे परोक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि में भी योगदान मिला। हाँ, और उच्च शिक्षा की नींव रखते हुए 5 IITs और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC की स्थापना भी इसी दौरान हुई। अच्छा, पर मुझे यहाँ 1 मिनट रोकिए। मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य यानी सरकार की ही इतनी सक्रिय भूमिका क्यों थी? मतलब क्या अर्थव्यवस्था के हर एक क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होना सच में इतना जरूरी था? आप सोच रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को ये काम क्यों नहीं दिया जा सकता था? हाँ बिल्कुल। क्या सब कुछ सरकार को ही करना था? ये सवाल अक्सर उठाया जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण उस समय की जमीनी हकीकत में छिपा है। देखिए, आजादी के तुरंत बाद भारत में पूंजी यानी पैसे की भारी कमी थी। लोगों के पास पैसा था ही नहीं। बिल्कुल। आम इंसान की इतनी कमाई ही नहीं थी कि वो कुछ बचत कर सके। ऐसे में जब बाजार में पैसा ही नहीं है तो कोई भी प्राइवेट कंपनी भाखड़ा जैसा विशाल बांध बनाने का जोखिम क्यों उठाएगी? ये भी है, प्राइवेट कंपनी तो मुनाफा देखेगी। सही कहा। निजी क्षेत्र को मुनाफा चाहिए होता है और इन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मुनाफे की कोई गारंटी नहीं थी, बल्कि जोखिम बहुत ज्यादा था। इसलिए अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का ये भारी भरकम भार राज्य को ही उठाना पड़ा। मतलब उस समय सरकार के पास सब कुछ कंट्रोल करने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प ही नहीं था। एकदम सही। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है
कि इस पहली योजना को जो उम्मीद से कई ज्यादा सफलता मिली, वो सिर्फ बेहतरीन सरकारी नीतियों का नतीजा नहीं थी। अच्छा, तो फिर और क्या कारण था? इसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ था। उन 5 सालों में भारत में मौसम बहुत अच्छा रहा। अरे वाह, मतलब मौसम की मेहरबानी। जी, अच्छे मौसम की वजह से कृषि पैदावार जबरदस्त हुई और इसी ने विकास दर को ऊपर खींचा। तो प्रकृति ने भी उस शुरुआती नींव को मजबूत करने में मदद की। खैर, फिर आता है साल 1956 और दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। पहली योजना में मिली इस सफलता के बाद ऐसा लगता है जैसे देश ने अचानक से गियर बदल लिया। मतलब कृषि से ध्यान हटाकर पूरी तरह से भारी और जिसे कहते हैं तेजी से औद्योगिकीकरण की ओर रुख कर लिया गया। हाँ, और यहीं पर भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे चर्चित मॉडल्स में से एक पीसी महालनोबिस मॉडल का प्रवेश होता है। महालनोबिस मॉडल, ये क्या था? पीसी महालनोबिस एक जाने-माने सांख्यिकीविद थे। उनका मॉडल एक बंद अर्थव्यवस्था की कल्पना करता था। इसका मतलब था कि भारत को दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यानी सब कुछ खुद ही बनाना है। बिल्कुल। उनका मुख्य ध्यान उपभोक्ता वस्तुओं जैसे कपड़े, जूते या रोजमर्रा की चीजें के बजाय पूंजीगत वस्तुएं के आयात और निर्माण पर था। पूंजीगत वस्तुएं मतलब? यानी ऐसी मशीनें बनाना जो आगे चलकर दूसरी मशीनें बना सकें। भारी उद्योग। अच्छा, और इसी विजन के तहत भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में सोवियत संघ, ब्रिटेन और पश्चिम जर्मनी की मदद से 5 विशाल स्टील प्लांट स्थापित किए गए। जी, और कोयले का उत्पादन भी बढ़ाया गया। विज्ञान के क्षेत्र में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई। और इसके लिए 48 अरब रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या हुआ? मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। मतलब जब हमने अभी कृषि में थोड़ी बहुत स्थिरता पाई थी, तो हम तुरंत भारी औद्योगिकरण की ओर क्यों भागने लगे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये गलत था? क्योंकि देखिए, ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे किसी ने अभी जिम जाना शुरू किया हो और बेसिक कार्डियो करने के बजाय वो सीधे 200 किलो का वजन उठाने लगे। बहुत ही दिलचस्प उपमा है। तजाइल शरीर की नस तो खींचेगी ही। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का कार्डियो थी और भारी उद्योग वो 200 किलो का वजन। और इस वजन को उठाने के लिए जिस तरह का घाटे का वित्त पोषण यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग किया गया, उसने तो पूरी अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। आपकी ये वजन उठाने वाली उपमा बहुत ही सटीक है। महालनोबिस का तर्क था कि अगर हम लंबे समय तक एक शक्तिशाली देश बनना चाहते हैं तो हमें अपना बुनियादी ढांचा आज ही खड़ा करना होगा, भले ही आज कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि आपने कहा, इस तकलीफ का असर तुरंत दिखने लगा। भारी उद्योगों के लिए जिस घाटे के वित्त पोषण का इस्तेमाल हुआ, उसने बड़ी समस्या खड़ी कर दी। ये घाटे का वित्त पोषण असल में काम कैसे करता है? क्योंकि ये शब्द सुनने में तो बहुत तकनीकी लगता है। मैं बहुत सरल शब्दों में समझाती हूँ। जब सरकार का खर्च उसकी कमाई से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस अंतर यानी घाटे को पूरा करने के लिए सरकार रिजर्व बैंक से नए नोट छपवाती है या भारी कर्ज लेती है। अच्छा। अब सोचिए, जब बाजार में अचानक बहुत सारा नया पैसा आ जाता है, लेकिन उसके मुकाबले लोगों के खरीदने के लिए बाजार में सामान नहीं बढ़ता, तो क्या होगा? पैसों की कीमत कम हो जाएगी और चीजें महंगी हो जाएंगी। बिल्कुल। बहुत अधिक पैसा बहुत कम सामान का पीछा कर रहा होता है। इसी से मुद्रास्फीति यानी आम भाषा में कहें तो महंगाई बढ़ती है। और उस समय ऐसा ही हुआ। बाप रे। इस्पात कारखाने लगाने के लिए विदेशों से भारी मशीनरी मंगवानी पड़ी, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली होने लगा। और शायद यही कारण है कि उस समय सभी इस मॉडल से सहमत नहीं थे। मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि शास्त्रीय उदारवादी अर्थशास्त्री बी.आर. शेनॉय ने इस पर कड़ी चेतावनी दी थी। जी हाँ, बी.आर. शेनॉय। उन्होंने स्पष्ट रूप से तर्क दिया था कि भारी औद्योगिकरण के लिए घाटे के वित्त पोषण पर बहुत ज्यादा निर्भरता और अर्थव्यवस्था पर राज्य का कड़ा नियंत्रण एक युवा लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदु है। शेनॉय एक स्वतंत्र बाजार के समर्थक थे। उनका मानना था कि अगर सरकार ही तय करेगी कि क्या उत्पादन होगा और क्या नहीं, और वो भी नए नोट छापकर, तो इससे केवल भ्रष्टाचार, महंगाई और संकट पैदा होगा। और क्या उनकी बात सच साबित हुई? काफी हद तक। 1957 में भारत को जिस गंभीर बाहरी भुगतान संकट का सामना करना पड़ा, उसने शेनॉय की चेतावनियों को सही साबित कर दिया। विदेशी मुद्रा संकट पैदा हो गया।
और विकास दर का क्या हुआ? विकास दर का जो 4.5% का लक्ष्य था, उसकी जगह केवल 4.27% ही हासिल हो सका। मतलब क्षमता से ज्यादा तेजी से दौड़ने की कोशिश में अर्थव्यवस्था की सांस फूलने लगी थी। और इसी खिंची हुई नस के साथ तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो 1961 से 1966 तक चली, उसकी शुरुआत हुई। बिल्कुल। दूसरी योजना के इस भारी आर्थिक तनाव के बाद योजनाकारों को समझ आ गया था कि उन्हें फिर से कृषि, विशेषकर गेहूं उत्पादन पर लौटना होगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कागज पर बनी बेहतरीन से बेहतरीन योजना को भी तहस-नहस कर दिया। मेरा मतलब है बाहरी झटके। सही कहा। कोई भी अर्थव्यवस्था किसी बंद कमरे में काम नहीं करती। वो दुनिया की भू राजनीति और प्रकृति के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। तीसरी योजना के दौरान एक के बाद एक कई आपदाएं आईं। जैसे कि युद्ध। जी, 1962 में भारत-चीन युद्ध और फिर 1965 और 66 में भारत-पाकिस्तान युद्ध। इन दो बड़े युद्धों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जाहिर है, जब सीमाओं पर युद्ध चल रहा हो तो सरकार नए स्कूल या पुल बनाने के बारे में नहीं सोच सकती। सारा पैसा और ध्यान रातों रात विकास कार्यों से हटाकर रक्षा उद्योग और सेना की ओर मोड़ना पड़ा होगा। बिल्कुल। और मानो दो युद्ध काफी नहीं थे, 1966 में देश ने एक भीषण सूखे का सामना किया। कृषि उत्पादन बुरी तरह गिर गया। ये तो सच में बहुत बुरा दौर था। बहुत बुरा। अब सरकार की प्राथमिकता विकास करना या कारखाने लगाना नहीं रह गई थी, बल्कि मूल्य स्थिरीकरण, यानी किसी तरह आसमान छूती महंगाई को रोकना बन गई थी। यह वह समय था जब भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसी दबाव में 1966 में पहली बार रुपए का अवमूल्यन किया गया। ये अवमूल्यन भी एक ऐसा शब्द है जो अक्सर अखबारों में दिखता है, जिसे डिवैल्यूएशन कहते हैं। इसका एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? बहुत गहरा असर पड़ता है। अवमूल्यन का मतलब है कि सरकार जानबूझकर विदेशी मुद्राओं जैसे डॉलर के मुकाबले अपने रुपए की कीमत कम कर देती है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स दुनिया के लिए सस्ते हो जाए और वे ज्यादा सामान खरीदें। लेकिन भारत के मामले में इसका एक बहुत ही दर्दनाक पहलू था। वो क्या? चूंकि हम अपनी जरूरत का बहुत सारा सामान, खासकर पेट्रोल, डीजल और मशीनें बाहर से मंगवाते थे, तो अवमूल्यन की वजह से वे सारी चीजें रातों रात बहुत महंगी हो गईं। और जब पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। बिल्कुल। और फिर सब्जी से लेकर साबुन तक हर चीज महंगी हो जाती है। ये तो सच में आम इंसान की कमर तोड़ने वाला कदम था। और आंकड़ों में भी ये साफ दिखता है। 5.6% विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले केवल 2.8% की प्राप्ति हुई। हाँ, इसे एक दयनीय विफलता कहा गया। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि 1966 से 1969 तक कोई नई पंचवर्षीय योजना बनी नहीं पाई, है ना? जी, सरकार को योजना अवकाश यानी प्लान हॉलिडे घोषित करना पड़ा। इन 3 सालों में सिर्फ एक साल की आपातकालीन योजनाएं बनाई गई ताकि किसी तरह बस दिन काटे जा सकें। लेकिन अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो हम पाएंगे कि इतिहास में अक्सर सबसे बड़े संकट ही सबसे बड़े और जरूरी सुधारों को जन्म देते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये तीसरी योजना की विफलता और उसके बाद का ये योजना अवकाशी वो बिंदु था जिसने भारत की सोच को पूरी तरह बदल दिया। अमेरिका से PL 480 के तहत आने वाले गेहूं पर निर्भरता के बारे में भी मैंने पढ़ा है। हाँ, उस निर्भरता और भीषण सूखे के अपमानजनक अनुभव ने ही भारत को नवाचार करने पर मजबूर किया। इसी खाद्यान्न संकट के बीच हरित क्रांति के बीज बोए गए, यानी उच्च उपज वाले बीजों और उर्वरकों का इस्तेमाल शुरू हुआ। जी, संकट ने ही कृषि में आत्मनिर्भर होने का वो ऐतिहासिक रास्ता खोला। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे सबसे बुरे दौर ने ही सबसे बेहतरीन समाधान को जन्म दिया। खैर, इसके बाद हम आते हैं 1969 से 1980 के उस दशक में, जहां चौथी, पांचवी और फिर रोलिंग योजनाएं आईं। बिल्कुल, ये वो समय था जब योजना अवकाश के बाद अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की कोशिश तो हो रही थी, लेकिन राजनीति अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह हावी होने लगी थी। एकदम सही। चौथी योजना, जो 1969 से 1974 तक थी, वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समय था। ये गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी, जिसका जोर विकास में स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर था। और इसी दौरान एक बहुत ही बड़ा और विवादित आर्थिक फैसला लिया गया, 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
मतलब सरकार ने अचानक से निजी बैंकों को अपने कब्जे में क्यों ले लिया? इसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक दोनों कारण थे। तर्क ये दिया गया कि उस समय के निजी बैंक केवल बड़े उद्योगपतियों को कर्ज दे रहे थे और ग्रामीण भारत या किसानों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे। अच्छा, तो राष्ट्रीयकरण के जरिए सरकार इन बैंकों के पैसे को कृषि और छोटे उद्योगों की तरफ मोड़ना चाहती थी। जी हाँ, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये था कि इससे बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई और नौकरशाही हावी हो गई। और इसी चौथी योजना के दौरान 1971 का युद्ध यानी बांग्लादेश मुक्ति संग्राम भी हुआ, जिसने एक बार फिर विकास के लिए रखे गए धन को सोख लिया। बिल्कुल। हालांकि एक अच्छी बात ये हुई कि 1966 के सूखे से सबक लेते हुए पहली बार 50 लाख टन खाद्यान्न का बफर स्टॉक बनाया गया। ये तो बहुत समझदारी का कदम था। और इसके बाद आई पांचवी योजना 1974 से 1978 तक। हाँ, जिसका मशहूर नारा था गरीबी हटाओ। इसमें रोजगार, न्याय और पर्यटन के विस्तार पर जोर दिया गया था। एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। जी, लेकिन राजनीति ने यहाँ अपना असली खेल दिखाया। 1978 में जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई सरकार चुनकर आई, तो उन्होंने पिछली सरकार की इस पूरी पांचवी योजना को ही खारिज कर दिया। अरे बाप रे, पूरी योजना ही खारिज कर दी? हाँ, और उन्होंने इसकी जगह अपना एक बिल्कुल नया मॉडल पेश किया, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया। ये रोलिंग प्लान का आइडिया मुझे बहुत अजीब लगता है। स्रोतों के अनुसार इसमें योजना के शुरू होने और खत्म होने की कोई निश्चित तारीख नहीं थी। ये लचीला था। लचीला से आपका क्या मतलब है? अगर मैं आज की तकनीक से इसकी तुलना करूं, तो ये एक ऐसे जीपीएस नेविगेशन सिस्टम की तरह था जो ट्रैफिक देखकर हर मोड़ पर अपना रास्ता रिकैलकुलेट करता रहता है। बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। सुनने में लचीलापन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अर्थशास्त्र में सोचिए, अगर किसी को एक बड़ा पावर प्लांट लगाना है जिसे बनने में 7 साल लगेंगे और सरकार हर साल अपनी योजना और बजट बदल रही है, तो वो पावर प्लांट कभी कैसे पूरा होगा? बिल्कुल सही। अर्थव्यवस्था में इस तरह के लगातार बदलावों से तो भारी अस्थिरता आती है। आपका ये विश्लेषण बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास के लिए नीतिगत निरंतरता बहुत जरूरी होती है। जब लक्ष्य हर साल बदलते हैं, तो न केवल निजी निवेशक डर जाते हैं, बल्कि सरकारी विभाग भी कोई दीर्घकालिक रणनीति नहीं बना पाते। यह दौर इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे राजनीतिक विचारधाराओं का टकराव किसी देश के आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। जब सरकारें बदलती थीं, तो सिर्फ नेता नहीं बदलते थे, बल्कि पूरा का पूरा आर्थिक मॉडल बदल दिया जाता था। और हुआ भी यही। 1980 में जब कांग्रेस सरकार वापस सत्ता में आई, तो उन्होंने जनता पार्टी के इस रोलिंग प्लान को उठा के कचरे के डिब्बे में डाल दिया। जी हाँ। इतनी राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे देश की अर्थव्यवस्था किसी भूल भुलैया में फंसी हुई थी, जिसे बाहर निकलने के लिए एक नई दिशा की सख्त जरूरत थी। और वो दिशा अंततः छठी पंचवर्षीय योजना में मिली, जो 1980 से 1985 तक चली। यह योजना भारत के आर्थिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। वो कैसे? इसे नेहरूवादी समाजवाद का अंत और भारत में आर्थिक उदारीकरण की एक शुरुआती सुबह के रूप में देखा जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? सरकार ने ऐसा क्या किया जो इसे उदारीकरण की शुरुआत माना गया? इसका मतलब यह है कि इस योजना के दौरान सरकार को यह एहसास होना शुरू हो गया कि अर्थव्यवस्था के हर एक पुर्जे को सख्ती से नियंत्रित करने की कोशिश ही असल में विकास को रोक रही है। मतलब उन्होंने अपनी पकड़ ढीली की। बिल्कुल। उन्होंने बाजार पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करनी शुरू की। कई जगहों पर मूल्य नियंत्रण यानी प्राइस कंट्रोल्स समाप्त किए गए और कुछ राशन की दुकानें बंद कर दी गईं। इसका मतलब है कि अब बाजार खुद तय करने लगा था कि किस चीज की कीमत क्या होगी। लेकिन क्या इसका तुरंत कोई नकारात्मक असर नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। जैसे ही सरकार ने कीमतों पर से नियंत्रण हटाया, खाद्य कीमतें और जीवन यापन की लागत तेजी से बढ़ गई। ये एक शॉक थेरेपी जैसा था। आम आदमी के लिए तो ये बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, लेकिन लंबी अवधि के लिए ये जरूरी था ताकि बाजार में सही प्रतिस्पर्धा आ सके। इसके अलावा संस्थागत स्तर पर भी बहुत बड़े कदम उठाए गए। जैसे 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। ये तो एक बहुत ही स्मार्ट कदम था, क्योंकि इसने कृषि वित्त पोषण को सीधे दिल्ली से नियंत्रित करने के बजाय एक समर्पित संस्था को सौंप दिया। सही कहा।
और इसी समय परिवार नियोजन का भी विस्तार हुआ। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये चीन की तरह बलपूर्वक नहीं थोपा गया, बल्कि भारतीय नीति के तहत था। और नतीजों की बात करें तो मैंने पढ़ा है कि छठी योजना सफल रही थी। विकास दर का लक्ष्य 5.2% था और प्राप्ति 5.7% हुई। बिल्कुल, ये सफलता इस बात का प्रमाण थी कि जब राज्य अर्थव्यवस्था को थोड़ा खुलने का मौका देता है तो उसकी वास्तविक क्षमता बाहर आती है। ये एक बंद अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोलने की ओर पहला ठोस कदम था, जिसने 1991 के उस बड़े आर्थिक सुधार की जमीन तैयार की, जिसने भारत की तकदीर बदल दी। क्या बात है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो ये सफर सच में किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं लगता। जी, एकदम सही कहा। 1951 में एक ऐसा नवजात देश जिसके खजाने खाली थे और जिसने बांधों से शुरुआत की थी। फिर उसने महलनोबिस के भारी इस्पात कारखाने देखे, दो भयंकर युद्ध और भीषण सूखा झेला, विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने और रुपए का अवमूल्यन होने का दर्द सहा, राजनीतिक उतल पुतल के बीच प्लान हॉलीडे और रोलिंग प्लान के भंवर में फंसा। बिल्कुल। और इन सब से गुजरते हुए गिरते पड़ते छठी योजना तक पहुंचते पहुंचते खुद को आर्थिक उदारीकरण के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। आज हम जिस तेजी से बढ़ती और खुली भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हैं, उसकी नींव इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं के प्रयोगों, विफलताओं और उनसे सीखे गए कड़े सबकों से रखी गई है। का हिस्सा है। उसकी नींव किन अंधेरी रातों और किन बेहद साहसिक और कभी-कभी मजबूरियों में लिए गए फैसलों पर टिकी है। सही कहा आपने। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस दौर से जब कागज पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। बात है 7वीं पंचवर्षीय योजना की, यानी 1985 से 1990 का समय। उस समय देश में देखिए एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और नीतियों में एक युवा सोच आ रही थी। टेक्नोलॉजी को लेकर काफी बात हो रही थी तब। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने पर बहुत जोर दिया जा रहा था। उस दौर की योजना का ढांचा बहुत स्पष्ट था: कृषि का विकास करना, उत्पादकता बढ़ाना और साल 2000 तक देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन वो दौर तो लाइसेंस राज वाला था ना? हाँ, बिल्कुल। उस समय लाइसेंस राज का चरम था, जहां हर छोटी बड़ी चीज के उत्पादन के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। सरकारी तय करती थी कि कौन सी कंपनी कितना माल बनाएगी। और दिलचस्प बात यह है कि अगर हम केवल दस्तावेजों में दर्ज शुरुआती आंकड़ों को देखें तो ये व्यवस्था सफल भी नजर आती है। अच्छा, कैसे? विकास दर का लक्ष्य 5.0% रखा गया था, लेकिन अर्थव्यवस्था ने 6.01% की वृद्धि हासिल की। ओहो, लक्ष्य से ज्यादा। हाँ, प्रति व्यक्ति आय में भी 3.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कृषि क्षेत्र भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। बाहर से देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि ये 7वीं योजना देश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए एक बहुत ही मजबूत रनवे तैयार कर चुकी है। सतह पर आंकड़े वाकई शानदार थे, लेकिन अर्थव्यवस्थाएं अक्सर एक बहुत ही जटिल मशीन की तरह होती हैं। सही बात है। जहां बाहर से सब कुछ शांत दिख सकता है, लेकिन अंदर के पुर्जे घिस रहे होते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो 1980 के दशक के अंत तक भारत का व्यापार घाटा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हम बाहर से मंगा ज्यादा रहे थे और बेच कम रहे थे। बिल्कुल। देश आयात बहुत ज्यादा कर रहा था और निर्यात बहुत कम। और उस घाटे को पाटने के लिए सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय कर्ज ले रही थी। हालात ऐसे हो गए थे कि पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज लिया जा रहा था। एक तरह का कर्ज का जाल बन गया था। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मान लीजिए एक बहुत ही शानदार तेज रफ्तार कार हाईवे पर दौड़ रही है। कार की स्पीड अच्छी है, एसी काम कर रहा है, संगीत बज रहा है और मंजिल सामने दिख रही है। बाहर से सब परफेक्ट है। हाँ, लेकिन अचानक ड्राइवर की नजर डैशबोर्ड पर जाती है और पता चलता है कि ईंधन का कांटा बिल्कुल एम्प्टी यानी शून्य पर आ गिरा है। ओहो। कार अपनी गति के कारण कुछ दूर तक तो बिना ईंधन के भी लुढ़कती रहेगी, लेकिन अंदर बैठे लोगों को पता है कि इंजन किसी भी सेकंड बंद होने वाला है। 1990 तक आते आते भारत की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक उसी कार जैसी हो गई थी। वो कार वाली एनालॉजी यहाँ की स्थिति को एकदम सटीक रूप से बयां करती है। वो ईंधन जो खत्म हो रहा था, वो था भारत का विदेशी मुद्रा भंडार या फॉरेक्स रिजर्व। 1990 से 1992 के बीच की स्थिति इतनी बेकाबू और अस्थिर हो गई कि देश कोई नई पंचवर्षीय योजना बना ही नहीं सका। क्या बात कर रहे हैं? 2 साल तक कोई योजना ही नहीं थी? हाँ, उन 2 सालों में सिर्फ काम चलाऊ वार्षिक योजनाएं चली,
क्योंकि लंबी अवधि की योजना बनाने के लिए पैसे ही नहीं थे। 1991 आते आते ये संकट अपने चरम पर पहुंच गया। हमारे दस्तावेजों के अनुसार उस वक्त देश के पास केवल $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भंडार बचा था। सिर्फ $1 बिलियन। आज के समय में जब हम सैकड़ों बिलियन डॉलर के रिजर्व की बात करते हैं तो 1 बिलियन एक इतने बड़े देश के लिए तो ऊंट के मुंह में जीरा होने जैसा है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब था कि देश के पास मुश्किल से 2 या 3 हफ्ते का ही पैसा बचा था। हे भगवान! अगर ये पैसा खत्म हो जाता तो भारत जरूरी दवाइयां, पेट्रोलियम और उद्योगों के लिए कच्चा माल नहीं खरीद पाता। पूरा परिवहन तंत्र ठप हो जाता, कारखाने बंद हो जाते और देश में हाहाकार मच जाता। एकदम। ये एक ऐसा खाई के किनारे वाला प्रखंड जिसने दिल्ली के नीति निर्माताओं को ये एहसास दिला दिया कि उनका पुराना ब्लूप्रिंट मॉडल अब काम नहीं कर रहा है। और यहीं से भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा डीएनए बदलना शुरू होता है। जब खजाना खाली था और सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे, तब 8वीं पंचवर्षीय योजना का जन्म होता है। ये 1992 से 1997 का दौर था। नरसिम्हा राव जी का समय। हाँ, ये वो दौर था जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री चुना। और इन दस्तावेजों में दर्ज है कि कैसे उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिससे हम एलपीजी कहते हैं, बिल्कुल एलपीजी की नींव रखी। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है और दस्तावेजों को पढ़ते हुए ये विरोधाभास बहुत चुभता है। वो क्या? देखिए, एक तरफ तो देश लगभग दिवालिया होने की कगार पर था, खजाना खाली था, हम कमजोर थे। ऐसे में विदेशी ताकतों और वैश्विक बाजार के लिए अपने दरवाजे खोल देना, क्या ये बहुत बड़ा और डरावना जोखिम नहीं था? ये सवाल बहुत लाजमी है। मतलब जब आप सबसे ज्यादा कमजोर हों तब अपनी अर्थव्यवस्था के किले के दरवाजे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल देना तो खतरे को दावत देने जैसा लगता है। पुरानी समाजवादी सोच के हिसाब से तो ये सुसाइड था। ये तर्क बहुत ही स्वाभाविक है और उस वक्त संसद से लेकर सड़क तक यही डर हावी था। सब डरे हुए थे। लेकिन यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि जब आपका किला अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका हो तो उसके दरवाजे बंद रखने का कोई फायदा नहीं होता। ये तो बहुत सही पॉइंट है। उस वक्त बंद अर्थव्यवस्था ही सबसे बड़ा जोखिम बन चुकी थी। जो लाइसेंस राज व्यवस्था थी ना, उसने भारतीय उद्योगों को दुनिया से इतना काट दिया था कि वे नई तकनीक अपना ही नहीं पा रहे थे। वो पुराने तरीके से ही चल रहे थे। बिल्कुल। दरवाजे खोलने का असल मतलब था विदेशी निवेश, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और नई तकनीकों अंदर आने देना। इसके अलावा उस खाली खजाने को भरने का और कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। यानी वो एक ऐसा कड़वा घूंट था जिसे पीना मजबूरी थी, लेकिन उसी ने बीमारी को ठीक कर दिया। एकदम सही कहा आपने। दस्तावेजों में दर्ज 8वीं योजना के आंकड़े इस बात की पूरी तरह से गवाही देते हैं। अगर हम देखें कि ये काम कैसे किया गया तो इसमें प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल दी गई। इस योजना में ऊर्जा क्षेत्र को सबसे ज्यादा, मतलब 26.6% का बजट आवंटित किया गया। और इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट कारण था। वो क्या? जब आप दुनिया भर की कंपनियों को भारत में कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले क्या चाहिए? बिजली। बिल्कुल, निर्बाध बिजली और ऊर्जा। बिना मजबूत ऊर्जा ढांचे के कोई विदेशी निवेश नहीं टिक सकता। ये एक बहुत ही रणनीतिक फैसला था। बहुत स्मार्ट। और इसके परिणाम देखिए। 8वीं योजना ने 5.6% के लक्ष्य के मुकाबले अर्थव्यवस्था में 6.8% की शानदार विकास दर हासिल की। अरे वाह! इसी ऐतिहासिक दौर में 1995 में भारत ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की सदस्यता भी ग्रहण की, जिसने उसे आधिकारिक तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। ये एक अभूतपूर्व वापसी थी। अर्थव्यवस्था तो बच गई और वो तेजी से रफ्तार भी पकड़ने लगी। लेकिन रुकावट के लिए माफी चाहूंगा, यहाँ दस्तावेजों का प्रवाह अचानक एक नई दिशा में मुड़ जाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, 8वीं योजना में पूरा जोर उद्योग, विदेशी निवेश और वैश्वीकरण पर था। लेकिन जैसे ही हम 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1997 से 2002 तक थी, और उसके बाद की योजनाओं पर आते हैं, तो फोकस अचानक आर्थिक वृद्धि से हटकर सामाजिक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर आ जाता है। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव था या इसके पीछे कोई गहरी आर्थिक मजबूरी थी? ये बहुत ही बेहतरीन अवलोकन है। असल में ये कोई राजनीतिक पैंतरा नहीं था, बल्कि एक आर्थिक रियलिटी चेक था। रियलिटी चेक? हाँ, देखिए, 8वीं योजना से पैसा तो आ रहा था, GDP बढ़ रही थी, लेकिन वो विकास बहुत ही असंतुलित था। मतलब सबको फायदा नहीं मिल रहा था? बिल्कुल नहीं। महानगर और बड़े उद्योगपति तो तेजी से आगे बढ़ रहे थे,
लेकिन देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, खासकर ग्रामीण आबादी, इस विकास यात्रा में बहुत पीछे छूट रही थी। समझ गया। 9वीं योजना जो आज़ादी के 50 साल पूरे होने के समय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में आई, उसका मुख्य उद्देश्य इसी ऐतिहासिक असमानता को दूर करना था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 9वीं योजना में विशेष कार्य योजनाओं यानी SAPs की शुरुआत की गई। इन दस्तावेजों में स्पष्ट है कि इसका फोकस केवल फैक्ट्रियां लगाने पर नहीं, बल्कि सामाजिक बुनियादी ढांचा, कृषि और जल नीति जैसे क्षेत्रों पर था। हालांकि ये योजना अपना 6.5% का वृद्धि लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। हाँ, वास्तविक विकास दर 5.4% ही रही थी। बिल्कुल, लेकिन इसने एक नया रास्ता जरूर खोल दिया। एकदम सही। और उसी रास्ते को 10वीं पंचवर्षीय योजना ने और अधिक ठोस रूप दिया। 10वीं योजना, जो 2002 से 2007 तक चली, उसके लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी थे। 8% का लक्ष्य था ना? हाँ, इसने 8% GDP वृद्धि का लक्ष्य रखा और 7.7% हासिल भी किया। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये थी कि ये योजना केवल क्या हासिल करना है ये नहीं बता रही थी, बल्कि कैसे हासिल करना है इसका भी खाका दे रही थी। इस कैसे वाले हिस्से को समझना बहुत जरूरी है। इसमें क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने पर खास ध्यान दिया गया। योजना आयोग को ये समझ आ गया था कि भारत जैसे विविधता वाले देश में आप केवल राष्ट्रीय औसत के आधार पर नीतियां नहीं बना सकते। सही बात है, जो दिल्ली के लिए सही है वो शायद पूर्वोत्तर के लिए ना हो। बिल्कुल। इसी योजना में गरीबी दर में 5% की कमी लाने का सीधा लक्ष्य रखा गया और इसके लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया, जिसमें रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा को सीधे तौर पर मॉनिटर किया जाने लगा। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब हम 11वें पंचवर्षीय योजना के पन्नों को पलटते हैं। ये 2007 से 2012 का समय था, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल का दौर। हाँ। 11वीं योजना का सारा जोर देश की मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करने पर आ गया। इसमें 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर बहुत जोर दिया गया और कौशल विकास पर भी। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर कौशल विकास करने, 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और लैंगिक असमानता को कम करने जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए। क्योंकि देखिए, तब तक दुनिया के आर्थिक मॉडल ये साबित कर चुके थे कि आप कितने भी विदेशी निवेशक ले आएं, अगर आपकी अपनी आबादी शिक्षित, स्वस्थ और कुशल नहीं है तो वो विकास एक बिंदु के बाद रुक जाएगा। वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। एकदम। एक बीमार और अशिक्षित आबादी के साथ आप 21वीं सदी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा कर ही नहीं सकते। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही आसान एनालॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा था जैसे 1991 के उदारीकरण वाले सुधारों ने एक बहुत तेज और आधुनिक कंप्यूटर तो बना दिया था। अच्छा, कंप्यूटर? हाँ, उस कंप्यूटर का हार्डवेयर यानी उद्योग, शेयर बाजार, विदेशी मुद्रा भंडार, यह सब बहुत शानदार था। हाँ, हार्डवेयर रेडी था। बिल्कुल। लेकिन अब 11वीं योजना को यह सुनिश्चित करना था कि देश के हर नागरिक के पास उस तेज कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए सही सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग हो। अरे वाह, क्या सटीक तुलना है। और वो सॉफ्टवेयर था उनकी शिक्षा, उनका कौशल और उनका स्वास्थ्य। बिना अच्छे सॉफ्टवेयर के सबसे महंगा हार्डवेयर भी सिर्फ एक डिब्बा है। ये तुलना उस पूरी रणनीति का सार है और इसीलिए 11वीं योजना को आधिकारिक तौर पर तीव्र और समावेशी विकास यानी रैपिड और इंक्लूसिव ग्रोथ का नाम दिया गया। विकास की रफ्तार तेज भी होनी चाहिए और उसे समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचना भी चाहिए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम एक बंद अर्थव्यवस्था से चले, 1991 का भयावह संकट देखा, उदारीकरण का कड़वा घूंट पिया और फिर हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर यानी शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया। बिल्कुल, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 के लिए थी, वहां तक आते आते हमारी उच्च महत्वाकांक्षाएं एक बार फिर से एक बहुत ही कड़वी वैश्विक वास्तविकता से टकरा गई। हाँ, 12वीं योजना की शुरुआत में सरकार ने 9% की आर्थिक वृद्धि का एक बेहद शानदार और आशावादी लक्ष्य रखा था। 9%? ये तो बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा था, लेकिन तब तक दुनिया 2008 की वैश्विक मंदी के बाद के झटकों से जूझ रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार सुस्त थे,
निर्यात लगातार गिर रहा था। इसलिए जल्द ही राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी को यथार्थ का सामना करते हुए उस लक्ष्य को घटाकर 8% करना पड़ा। हमारे दस्तावेजों में तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दर्ज है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा कि वैश्विक हालात खराब हो चुके हैं और 9% का लक्ष्य अब किसी भी तरह से यथार्थवादी नहीं है। उनका एक वाक्य बहुत ध्यान खींचता है। उन्होंने कहा 8% की दर से बढ़ने का कोई ईश्वर प्रदत्त अधिकार नहीं है। इसके लिए बहुत बड़े संरचनात्मक प्रयास की आवश्यकता होगी। ये बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। ये इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि दिल्ली के योजना भवन में बैठकर सिर्फ लक्ष्य तय कर लेने भर से विकास नहीं होता। बिल्कुल सही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, भू राजनीतिक परिस्थितियां और वैश्विक निवेश ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद 12वीं योजना ने बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निजी निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा। $1 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसी दौर में UID यानी आधार जैसी क्रांतिकारी पहल को पूरे देश में फैलाया गया। और आधार का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि जो सामाजिक योजनाएं बन रही हैं उनकी सब्सिडी बिना किसी बिचौलिए के सीधे सही इंसान के बैंक खाते में पहुंचे, ताकि लीकेज या सरकारी खजाने का रिसाव बंद हो सके। एकदम। लेकिन इन सब के बीच पर्दे के पीछे कुछ और भी बड़ा चल रहा था। एक पूरे युग का अंत नजदीक आ रहा था। 12वीं योजना भारत के इतिहास की आखिरी पंचवर्षीय योजना साबित हुई। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, आखिर 60 से अधिक वर्षों तक चली आ रही देश के विकास को दिशा देने वाली योजना आयोग की इस विशाल संस्था को पूरी तरह से क्यों खत्म कर दिया गया? एक ऐसी संस्था जिसने आजादी के बाद से देश को यहां तक पहुंचाया था। बिल्कुल। दस्तावेजों के अनुसार 12वीं योजना के बाद कोई 13वीं पंचवर्षीय योजना कभी आई ही नहीं। हालांकि रक्षा क्षेत्र में अपनी अलग 5 साल की योजनाएं आज भी चलती हैं, लेकिन नागरिक अर्थव्यवस्था के लिए यह ढांचा खत्म कर दिया गया। हाँ, 2015 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसकी जगह एक नई संस्था लाई गई, नीति आयोग। लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? इस बदलाव के पीछे के तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, योजना आयोग का काम संसाधनों का बंटवारा करना और राज्यों को एक तरह से आदेश देना था कि अगले 5 साल में उन्हें क्या और कैसे करना है। मतलब ऊपर से नीचे की ओर आदेश। बिल्कुल, ये एक कमांड एंड कंट्रोल मॉडल था। ये उस दौर में तो ठीक था जब देश के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था बहुत जटिल हो चुकी थी। यानी जो नीतियां एक तटीय राज्य के लिए काम करती हैं, जरूरी नहीं कि वे किसी पहाड़ी राज्य के लिए भी काम करें। एकदम सटीक। वन साइज फिट्स ऑल यानी एक ही योजना सबके लिए, ये मानसिकता अब विकास में बाधा बन रही थी। एक ही चश्मा पहनकर पूरे देश को नहीं देखा जा सकता था। समझ रहा हूँ। नीति आयोग की स्थापना इसी समस्या को सुलझाने के लिए सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सोच के साथ हुई। इसका मुख्य कार्य अब राज्यों को आदेश देना या धन बांटना नहीं है। तो फिर ये करता क्या है? ये एक थिंक टैंक है। ये जमीनी हकीकत के आधार पर राज्यों को नीतियां बनाने में सलाह देता है। अब राज्य अपनी जरूरतें खुद तय करते हैं और नीति आयोग उन्हें तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। ये टॉप डाउन से बॉटम अप की ओर एक बहुत बड़ा वैचारिक शिफ्ट था। तो अगर हम स्रोतों के आधार पर इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को समेटें, तो हम देख सकते हैं कि भारत ने कितनी लंबी और दुर्गम दूरी तय की है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो हर 5 साल के कठोर लक्ष्यों, लाइसेंसों और बंद दरवाजों से बंधी थी, वो समय के झटकों से गुजरी। बहुत बड़े झटके थे वो। उसने 1991 के उस भयानक दौर का सामना किया जब खजाना खाली था। उसने खुद को खोला, वैश्वीकरण के तूफानों को झेला, अपने लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए सशक्त बनाने की कोशिश की और अंततः एक ऐसे युग में प्रवेश कर गई जहां कोई कठोर ब्लूप्रिंट नहीं, बल्कि एक थिंक टैंक लचीली रणनीतियां बनाता है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए यहाँ सबसे बड़ी सीख केवल अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, देखिए, चाहे वो कोई विशाल देश हो या फिर हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन, लंबे समय तक टिके रहने और आगे बढ़ने के लिए अपनी पुरानी कठोर योजनाओं और धारणाओं को छोड़कर बदलते यथार्थ के अनुसार खुद को ढालना ही सबसे जरूरी होता है। बहुत सही बात कही। कठोरता समय की साथ टूट सकती है, लेकिन लचीलापन आपको जिंदा रखता है और आगे बढ़ाता है।
ये एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष है और इसी के साथ इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए हम आपके सामने एक ऐसा विचार रखना चाहते हैं जिस पर आप खुद गहराई से सोच सकें। बिल्कुल। याद है हमने शुरुआत में उस सटीक और नापे तोले ब्लूप्रिंट की बात की थी। अब जबकि पंचवर्षीय योजनाओं का वो कठोर ढांचा पूरी तरह से खत्म हो चुका है और नीति आयोग केवल एक सलाहकार या थिंक टैंक की भूमिका में है, तो एक तेजी से बदलती डिजिटल और अप्रत्याशित दुनिया में कोई भी विशाल देश दशकों लंबे अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को बिना किसी तय ब्लूप्रिंट के कैसे सुरक्षित रख सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या इस अनिश्चित दुनिया में बिना किसी योजना के सिर्फ हालात के अनुसार खुद को बदलना यानी लचीलापन ही अब सबसे बड़ी योजना बन गई है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस बौद्धिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।